बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा फ्रंट फुट पे आके खेला जी, और एक स्टेटमेंट दी आसिफ जरदारी साहब ने। वो कहते हैं जनाब कि मैंने जितनी पावर्स थी जो मेरे पास थी जब वो सदर मुमलिकत थे, जितनी पावर्स उनके पास थी उन्होंने सारी जो है पार्लियामेंट को दे दी, और अगर वो पार्लियामेंट को ना देते पावर्स तो आज सेंट होती। और पार्लियामेंट को पावर्स देने से भी एक फ़ायदा हुआ। उन्होंने जो प्रीवियस यानी इससे पहले जो सदर मुमलिकत थे उनके बारे में भी एक स्टेटमेंट दी, और जो मौजूदा सदर मुमलिकत है उनके बारे में भी एक स्टेटमेंट दी। ज़रा वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर मैं पैनल की तरफ चलता हूँ। जितनी भी अपने पास पावर थी प्रेसिडेंट के हिसाब से वो मैंने ट्रांसफर कर दी पार्लियामेंट को। अब आप सोचें अगर मैंने ट्रांसफर ना की होती तो आज कौन प्रेसिडेंट होता? कोई और प्रेसिडेंट होता। ये प्रेसिडेंट डेंटिस्ट प्रेसिडेंट ना होता या पकोड़े वाला प्रेसिडेंट ना होता। जी, तो फिर कौन प्रेसिडेंट होता जनाब? अगर ये प्रेसिडेंट ना होते, या पहले जो प्रेसिडेंट थे ममनून हुसैन साहब वो ना होते, और अब जो प्रेसिडेंट हैं वो ना होते, तो फिर कौन प्रेसिडेंट होता? मेरे ख्याल में पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं अपने पैनल का। नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से, और सेनेटर कृष्णा कुमारी साहिबा पीपल्स पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। पूछना मुझे आपसे चाहिए कृष्णा बीबी कि आप बता दें कि क्या है, लेकिन मैं चंद साहब से इसलिए पूछना चाहता हूँ कि देखते हैं चंद साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। चंद साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन, कि कौन फिर प्रेसिडेंट होता? क्या मतलब कि 58(2) भी उन्होंने दे दी, और जो पावर्स थे प्रेसिडेंट साहब के पास वो उन्होंने आगे दे दी पार्लियामेंट को, तो उसके बाद जो बाकी पावर्स रह गई थी उससे अच्छा चंद साहब की लाइन ही ड्रॉप हो गई। चलें जी, कृष्णा बीबी आप बता दीजिए वो क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हैं जरदारी साहब कि फिर प्रेसिडेंट कौन होता उनका? प्रेसिडेंट वो होता जो कोई अवामी नुमाइंदा होता, जो अवाम की सपोर्ट में होता, जो अवाम की बेहतरी का सोचता। तो अभी तो जो लोग बैठे हैं कैबिनेट में वो बिना तजर्बे के, उनका कोई तजर्बा इतना नहीं है, और उनको मालूम ही नहीं है कि मतलब कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, अवाम के मतलब क्या मसाइल है, उनको कैसे हल करना है। उनके पास कोई प्लान नहीं है, और ऐसे ही मतलब चल पड़े हैं। एक बाल छूट गई तो दूसरी बाल आएगी तो उस पर हम सिक्सर मारेंगे और हम आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होता ना, ये हुकूमत है, गवर्नमेंट है, ये कोई खेल थोड़ी है जो हम इस तरह खेलेंगे और अगर छक्का लग गया तो ठीक है, अगर ए 0 हो गया तो फिर आउट हो जाएंगे। तो ये खेल समझ के गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल जरदारी साहब जो कह रहे थे उनके दौर में आप देखें कितने वो बड़े बड़े अच्छे काम हुए थे। खवातीन के लिए उनको बड़े कानून लेजिस्लेशन हुई थी, और उनको आगे आने के काफ़ी मौके मिले, और सूबों को खुद मुख्तियार किया उन्होंने, जो सूबे के जो। अच्छा, तो आवाज़ आपकी अंदर आ रही है जी, बिल्कुल आपकी अंदर चंद साहब आवाज़ आ रही है। आपको हमारी आवाज़ आ रही है चंद साहब? आवाज़ नहीं ठीक आ रही रहना था। आवाज़ नहीं ठीक आ रही जी, आवाज़ पहले ठीक कर लें जी कृष्णा बीबी। अच्छा, आप जारी रखें। तो सूबों को खुद मुख्तियार किया, उनको खूब सूबे के जो भी थे उनको अपने राइट्स दिए, और वो अपने तरीके से वो, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पता होता है कि वो किस तरह उनके लोकल सतह पे उनको कैसे हल करना है और कैसे उनको लेके जाना है। तो उनको ज़्यादा पता होता है, तो वो उनको अपने राइट्स दिए और मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट साहब है अभी, वो तो इलेक्टेड थे, इलेक्ट होके आए हैं, अवाम के नुमाइंदे थे, उन्होंने वोट लेके आए थे। वो तो सीट तो बाय कंपल्शन उन्हें छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो उन्होंने प्रेसिडेंसी में बैठना था। तो वो एक कानून नहीं, बिल्कुल वो इलेक्ट होके आए हैं, लेकिन ये है कि उनको ये नहीं मालूम कि वो शायद प्रेसिडेंट बनेंगे, उनको ये मालूम नहीं था। अच्छा। और ये है कि ये तो ममनून हुसैन साहब को भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था। बिल्कुल, तो मतलब उनके पास कोई प्लान नहीं है कि अच्छा। कैसे मुल्क। तो आपके कहने का मकसद ये है कि इनके पास जो प्रेसिडेंट पहले थे या जो प्रेसिडेंट अब हैं, इनके पास ऐसा प्लान कोई नहीं। बिल्कुल। चले, कैसर शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से। कैसर साहब, आज जरदारी साहब कहते हैं जनाब कि अगर वो पार्लियामेंट को अगर ना देते पावर्स तो आज प्रेसिडेंट, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो भी ना होते, और जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे ममनून हुसैन साहब वो भी ना होते। तो फिर कौन होता प्रेसिडेंट जी?
देखिए जी, मैं तो जरदारी साहब से मुतफिक नहीं हूँ। दोनों बड़े ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। दोनों को मैं पर्सनली जानता हूँ और बड़े ही अपने अपने शोबे में उनकी बड़े राय नुमायाँ हैं। उन्होंने बड़ी एक्टिव लाइफ गुजारी है। तो जरदारी साहब के अपने कमेंट हैं जी, उनका राइट है, वो जो कहे उनका राइट है, वो उन्होंने बात कर ली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चंद साहब हैं जी हमारे साथ। चंद साहब, आपकी लाइन हमेशा कट जाती है, वजह क्या है? चंद साहब, नहीं जी, चंद साहब को आवाज ही नहीं जा रही। अच्छा, मैं ज़रा एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ। थोड़ी टेक्निकल वजूहात है जी, चंद साहब को बार बार हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइन मिलती है लेकिन फिर लाइन कट भी जाती है और एक इशू बन जाता है। इसलिए हम ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि नदीम अफजल चंद साहब को दोबारा ले लें लाइन पे। एक और चीज़ बताता चलूँ आपको कि हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं और एक लाइव कॉलर है मेरे साथ मौजूद। कौन साहब है जी? जी नाजिम साहब। जी नाजिम साहब, जी कैसे हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी, कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? जी राना मुबशर साहब, मैं आपका प्रोग्राम बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े फिलासफर और पीपल्स पार्टी के जो है, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं जो ये टीवी पे आके और उनको डिफेंड करते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई या जो लोग डाका डालते रहे लोगों के पैसों पे, ठेकेदारियों में कमीशन लेते रहे। मैं मीरपुर आजाद कश्मीर से हूँ। यहाँ से फरियाल तालपुर एक ठेके से 5 करोड़ रुपया लेके गई है, जिसके यहाँ बंदे भी मौजूद हैं, काम भी मौजूद है। तो क्या ये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं जो आपके पास बैठ के बड़ा बड़ा तजर्बा और ना तजर्बा कार और ये और वो, कोई इनको है कोई अपने आप की समझ जो है? अच्छा जी, ठीक है जी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कैसर साहब इस पे? जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इन्होंने तमाम पार्टियों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी के तमाम लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। ऐसा नहीं है, मेरा तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और मैं हमेशा एहतराम करता हूँ जो कि हमारी हायर जुडिशरीज ने, जो कि हमारी सबसे बड़ी इदारा है, उन्होंने और ऑनरेबल जस्टिस ने जो फैसला दिए हैं, मैं समझता हूँ उनका एहतराम करते हुए उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए और उस फैसले को देखिए उस पे तबसरा तो किया जा सकता है, लेकिन मैं तो फैसले की वो बात नहीं कर रही। नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये सब जुडिस केसेस है, तो अगर कोई अगर करता है तो उसको पूरा मुस्लिम लीग नून का नाम या पीपल पार्टी का नाम नहीं दे, उनको ज़ाती तौर पे उनका नाम ले अगर किसी ने ऐसी बात की है। तो मैंने अपने हर प्रोग्राम में निहायत एहतराम से इन अदालत के जो फैसले हैं उनकी बात की है और मैं समझता हूँ कि सब जुडिस मामले को ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो कैसर साहब जो सवाल कर रहे थे, नाजिम साहब जो कॉलर थे, वो ये नहीं कह रहे कि फ़ैसला क्या होना है क्या नहीं होना, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ़ैसले जो आए थे, आपकी लीडरशिप की बात कर रहे थे, वो उसके बारे में पूछ रहे थे आपसे कि जनाब उन्होंने लीडरशिप की बात नहीं की। उन्होंने नून का नाम लिया है और पीपल, और मैं भी नून का हिस्सा हूँ, तो मैंने कभी मैं भी बीच में इस पर शामिल उन्होंने मुझे किया ना, मैं अपना क्लैरिफाई कर रहा था। अगर किसी लीडर ने कहा है तो उनका नाम लेना कि उसने कहा है। चले, अब तो वो कॉलर मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो नून लीग के लीडरशिप के बारे में बात कर रहे थे। एनीवेज, आप कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि आप लोगों को भी बीच में कॉलर ने थोड़ा सा निशाना बना दिया। जो कहते हैं मेरे ख्याल में उनको तो हम मुँह तो उनका मतलब उनको रोक नहीं सकते कि आप मतलब, लेकिन जरदारी साहब ने ऐसे नहीं कहा कि आप उनके तो कोई फैसला अपना सुनाया है, या उन्होंने सिर्फ बात की है कि अगर ये नहीं होता तो ऐसे होता। अच्छा चलिए, मैं मेरे ख्याल में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सके सवाल को, या मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो डिफरेंट है, सवाल डिफरेंट था। एनीवेज, चंद साहब हमारे साथ मौजूद है। चंद साहब जनाब, मेरे ख्याल में जी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा आपसे। हेलो, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। बड़ी मेहरबानी जी, को बड़ी मुश्किल से ही हमारा आज राब्ता हो रहा है। अच्छा चंद साहब, जरदारी साहब के मैं दोबारा उसी चीज़ पे आऊँगा क्योंकि कॉलर हैं, वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जी नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग जो है
वो ऑलरेडी ट्राइड हैं और उनमें जनाब वो गड़बड़ करते रहे हैं, तो वो आके जस्टिफाई कैसे करते हैं प्रोग्राम्स में। एक तो सवाल ये था। दूसरा, जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये स्टेटमेंट थी कि जनाब अगर मैं पावर्स अपनी जो है वो ना देता पार्लियामेंट को, तो आज जो है जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो भी ना होते और प्रीवियस प्रेसिडेंट थे वो भी ना होते। सो आप ज़रा समझा सकते हैं कि पावर्स उन्होंने दी थी तो क्यों दी थी? नंबर 1 कि पार्लियामेंट मजबूत हो जाए। नंबर 2, अगर वो कह रहे हैं कि ये मौजूदा प्रेसिडेंट और प्रीवियस प्रेसिडेंट भी ना होते तो फिर कौन प्रेसिडेंट होता जी? देखें जी, ये बात तो ठीक है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो होता है वो इससे पहले हमेशा साजिशों का गढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहां भी पावर होती थी और वो पावर कई तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। जी हाँ। ये एक लेकिन अब क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, पार्लिमानी निज़ाम में पार्लिमान को ही सुपीरियर होना चाहिए और पार्लिमान के इलेक्टेड, क्योंकि अवाम के वो स्टेक होल्डर होते हैं और अवाम के डायरेक्ट नुमाइंदा होते हैं, तो पार्लिमान ही सुप्रीम होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है, जरदारी साहब ने जो अपने इख्तियारात दिए, जो 18वीं तरमीम हुई, जो उसमें जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास आई, इसमें तो बिल्कुल जरदारी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ उस वक्त की तमाम जमातों ने लेकिन ये बीबी का विजन था और इस पे अमल होना था, तो ये एक अच्छी बात थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इस पर दूसरी राय नहीं है। और सच्ची बात है, मैं इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में तो ये चीज आनी चाहिए, ये इस पे तो कोई दूसरी, एक तारीख का एक हिस्सा है। और रह गई बात 18वीं तरमीम पे जो लोग बातें करते हैं, देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो असेंबली में उस वक्त डिबेट नहीं हो सकी प्रॉपरली। मैं खुद असेंबली का हिस्सा था, मैं समझता हूँ कुछ चीजें जिनको डिबेट अब कम अज कम करके हम इस वक्त जो सूबों में जिन चीजों में कैपेसिटी नहीं है या जिनको पैरेलल सूबे और वो मैकेनिज्म मौजूद है। उस दिन मैं रजा रब्बानी साहब को मिला तो मैंने कहा कि आप इसका कोई हाल, कहते हैं हर चीज का मैकेनिज्म मौजूद है, इसमें दिया हुआ है, जो इदारे पैरेलल बन रहे हैं या डबल बन गए हैं सूबे में और कौम में। तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती, ये जो डेमोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहाँ बैठ के डिबेट की जाती है, वो पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है और उस पर बैठ के चीजों को हल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं। क्योंकि जमहूरियत होगी और सियासत होगी तो फिर सियासतदानों का काम चलेगा। अदरवाइज तो ऑलरेडी स्पेस सियासतदानों के पास बहुत कम, टेक्नोक्रेट लोगों ने ले ली है तकरीबन सारी स्पेस, तो सियासतदानों के पास स्पेस ऑलरेडी बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को होश के नाखन लेने चाहिए और अपना एटीट्यूड, अपना रोल, अपनी जो एबिलिटीज हैं उन सब सारी चीजों को जमहूरी करना चाहिए और ताकि ये जमहूरियत मजबूत हो। मतलब होश के नाखून से क्या मुराद है आपकी? कैसे होश के नाखून लेने चाहिए? मतलब क्या, व्हाट आर यू इंडिकेटिंग? हेलो, आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं चंद साहब? राणा साहब, इंडिकेट मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह पार्लियामेंट माहौल बना दिया जाता है, अब लेजिस्लेशन पार्लियामेंट को जैम कर दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता और पार्लियामेंट का काम रुका हुआ है। कौन नहीं काम करने देता जी? देखिए, इसमें अब ईमानदारी की तो बात यह है कि दोनों साइडों का कसूर है। मैं कहूँ कि सिर्फ अपोजिशन का कसूर है तो ये गलत बात होगी। मैं समझता हूँ कुछ हमारे लोगों का भी कसूर है, उनको भी होना चाहिए, लेकिन जमहूरी तरीके से बेहतर यही होगा कि पार्लियामान जो है वो चले और पार्लियामान के अंदर डिबेट हो, पार्लियामान के अंदर डिस्कशन हो, तो ये चीजें बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगी किसी एक फर्द के ऊपर। और इस वक्त अवाम के अंदर एक बेचैनी जो पाई जाती है, वो बेचैनियों का हल भी पार्लियामान है। कोई पॉलिसी लानी है या कोई सिस्टम लाना है तो वो पार्लियामान के जरिए हल होगा। और मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद आने वाले दिनों में खान साहब ने जिस तरह परवेज खटक साहब की या 2-3 और सीजन्ड मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई है, तो वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बेहतर माहौल हो जाएगा और पार्लियामान अच्छे तरीके से चलेगा तो अवाम भी खुश होंगे। जब अवाम अपने नुमाइंदों को मैच्योर देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हमारे मसाइल के ऊपर डिबेट होते हैं, हमारी पॉलिसी के ऊपर डिबेट देखना चाहते हैं, उनका हल चाहते हैं, ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जिनको उनके घर में, उनके बच्चों के लिए, उनके हॉस्पिटल, उनके स्कूलों में, उनकी इकोनॉमी में, उन काश्तकारों के मसाइल, हर चीज का अवाम हल चाहते हैं और वो हर चीज का जिम्मेदार सियासतदानों को समझते हैं। आल दो सियासतदान इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो वोट वो सियासतदानों को देते हैं
और वो समझते हैं कि सियासतदान आप हमारे ये मसाइल कहना हल चाह रहे हैं चंद साहब के सियासतदान पावरफुल नहीं है, लेकिन देन अगेन सियासतदानों को पार्लियामेंट को पावरफुल बनाना चाहिए। सियासतदान अगर पावरफुल नहीं है तो आप किस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि जनाब कौन सा इदारा है जो पावरफुल है? आप फौज की तरफ कोई इशारा इदारे दे की रहे मैं हैं? बात नहीं कर रहा। मैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिनको प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि जब आवाम वोट अपने नुमाइंदों को देते हैं तो नुमाइंदों का बुनियादी तौर पर ये हक है कि अपना रवैया, अपना एटीट्यूड, अपना फेल, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना विजन, वो सारी चीजें थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू कमेटी सिस्टम सामने लाए लोगों के, ताकि उनके मसाइल हल हो। ओके, आप इससे मेरे ख्याल में डेफिनेटली एग्री करेंगे कैसर साहब कि अवाम के अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। इसका फिर मतलब तो ये होगा कि जो सियासतदान है वो नाकाम हो गए। क्यों कैसर साहब? जी जी, अच्छा, चंद साहब ने बड़ी ही मुदब्बराना बात की है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा जी। देखिए, बात यह है कि अवाम क्योंकि वोट देते हैं पॉलिटिशियंस को, और पॉलिटिशियंस को मैं कई असम्बलियों में रह चुका हूँ, तो पॉलिटिशियंस के बाद वो पावर नहीं है। ये बात नहीं है कि सिर्फ आप फौज की बात करें, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं अपने अंदर पार्टियों में बात कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी में भी जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ डिबेट होनी चाहिए। हमारे यहाँ चंद लोग, हर पार्टी में चंद लोग सिर्फ पावरफुल हैं और वही फैसले ज़्यादातर वो करते हैं, बाकी लोग उनकी लाइन को टो करते हैं। वजह क्या है कि ये पार्लियामेंट्री पार्टियों की मीटिंग बहुत कम होती हैं। अब पहले से बहुत बेहतर हो रहा है ये जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, ये बातें बेहतर हो रही है। हर पार्लियामेंट्री, क्योंकि देखिए ना, एक मेंबर आपका कौमी असम्बली का 7-8 लाख लोगों में से चुन के एक इलेक्ट होता है। अब वो अगर उसकी राय, और पार्लियामानी सिस्टम ही यही है कि हर पार्लियामानी का मेंबर, हर असम्बली का मेंबर, उसकी राय की, उसकी तकरीम होनी चाहिए। उसके पास जो पॉइंट है, उनके गरीबों के लिए जो मामलात हैं, जो एजुकेशन का है, जो हेल्थ का है, जो मुल्क के फॉरेन पॉलिसी है, जो ये चीज़ें नहीं आती हैं असम्बली में। आप देखिए इतनी बड़े अब तब्दीलियाँ हो गई हैं। मसलन तहरीक इंसाफ का वफद अभी गया बाहर, सऊदी अरेबिया में गया, चाइना में गए, अभी मलेशिया गए, अभी हमें पता ही नहीं कि वहाँ क्या हुआ। तो ये चंद बंदे, सिर्फ 4 या 6 या 8 बंदे गए हैं ना, तो असम्बली को या पावरफुल कहाँ, मुझे क्या पता, और मैं क्या वहाँ पे कमेंट करूँ। अब मैं आपको बताऊं कि शुरू हुई थी कैसर साहब, इसमें कौन सी नई बात है? कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूँ इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? मैं तो कह रहा हूँ यही गलतियां, मैं तो कह रहा हूँ नई बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ नई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, ये होना ये चाहिए। ये पहले भी यही होता रहा है। मैं तो तमाम पार्टियों को कह रहा हूं कि पावरफुल नहीं किया गया पार्लियामेंटेरियन को, और चंद मेंबरान हर पार्टी में से वही फैसले कर लेते हैं, वही असेंबली में तकारीर करते हैं। पावरफुल किसने करना था? कह तो रहे कि देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें हमारा अपना फॉल्ट है। मैं तो कोई एग्री कर रहा हूं ना। मैं जब तक हम खुद बैठ के ये ग्रेजुअली होना था ना, हमारी लीडरशिप का भी फॉल्ट है, हमारा भी फॉल्ट है। तो और क्या हुआ, देखिए ना, पार्लियामानी पार्टियां जो बनती, आपकी जो कमेटियां बनती हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी हैं। अब मैं पिछले पूरे 5 साल फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन रहा। हमारे यहाँ से जो यूनानिमस फैसले हुए ना, क्योंकि कमेटियों में तमाम पार्टियों के लोग होते हैं, जो यूनानिमस फैसले हुए उसमें भी अमल दरामद लिया, हमने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया। तो बात चंद साहब की, लेकिन ग्रेजुअली फर्क पड़ रहा है। पार्लियामेंट की तकरीम होनी चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट्स होनी चाहिए। अब देखिए ना, ये मैं बड़ी अच्छी आपको एक पॉइंट बताऊं कि हमने हमारे लीडर साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हम तो तावन का हाथ बढ़ाते हैं, चार्टर ऑफ इकानमी होनी चाहिए, और उस पर डिबेट हुई। हम भी मशवरे देते हैं कि मुल्क की इकनॉमिक जो सूरत हाल ख़राब है, वो सब मिल के मशवरे दें कि कैसे बेहतर होगी। अब उस पर डिबेट शुरू ही हुई तो दूसरे जो नॉन इशूज़ हैं, जिनका मामला कम इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा, उसकी बहस ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो ये इकनॉमी का जो मसला है, इतना बड़ा गंभीर मसला है, हम उसको 3.5 महीने हो गए असम्बली को आए हुए वजूद में, हम उसको सही तरह डिबेट ही नहीं कर सके। हालांकि ये एग्री हो गया था कि चार्टर ऑफ इकानमी होगा और हम अपनी अपनी तजावीज़ देंगे तमाम पार्टियां। तो बहरहाल ये बात चंद साहब ने सही कही है कि टेक्नोक्रेट ज्यादा अहम हो जाता है ना। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर टेक्नोक्रेट को ले आते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक चीज पॉइंट आउट आप कर रहे हैं
कि जनाब पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए था, पार्लियामेंट को मजबूत बनाना चाहिए था, पार्लियामेंट को ऐसा होना चाहिए था, पार्लियामेंट को वैसा होना चाहिए था, सब बातें आप लोग एग्री करते हैं। तो पार्लियामेंट को मजबूत आप लोगों ने ही बनाना था, आप लोगों की लीडरशिप्स ने बनाना था, आप लोग उस पर वर्किंग करते, तो मेरे ख्याल में किसी ने रोका नहीं था, किसी ने हाथ नहीं बांधे थे। सो अगर आप लोगों ने नहीं किया, पार्लियामेंट को अगर मजबूत नहीं बनाया बकौल आप लोगों के, तो फिर देन उसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, जो बात मुझे समझ आ रही है। लेकिन द पॉइंट इज आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट, माय पॉइंट इज डिफरेंट जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, माय पॉइंट इज कैसर साहब, माय पॉइंट इज डिफरेंट। पार्लियामेंट्री पार्टियां की ज्यादा मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री डिबेट होनी चाहिए, पार्टियां वो भी आप लोगों ने चलानी थी ना, मैंने तो नहीं चलानी थी, वो भी आप लोगों ने चलानी थी, या वो फौज वालों ने आके तो नहीं चलानी थी, तो आप लोगों ने करनी थी। आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूं, वही मैं भी कह रहा हूं, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। द डिबेट इज कि भाई अगर आप लोगों ने नहीं बनाया, अगर बीच में 10-15 साल गुजर गए हैं, तो किसने आगे करना है? दैट मींस कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, अगर पॉलिटिशियंस फेलियर की तरफ जाएंगे, बेहतरी होगी। अगर पॉलिटिशियंस फेलियर की तरफ जाएंगे तो फिर ब्लेम किसी और को नहीं कर सकते, आप लोगों को फ्री हैंड दिया गया था। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो आपकी लाइव कॉल्स भी लूंगा, और पैनल से कुछ सवालात करने हो आपने तो वो भी जरूर कीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी, कुछ तकनीकी वजूहात थी जिसकी वजह से बार बार नदीम अफजल चंद साहब की लाइन ड्रॉप हो रही थी और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। मेरे ख्याल में अभी उनसे बात हो पाएगी, और बीच में आपको बार बार डिसरप्ट होती रही आवाज़ उनकी और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। चंद साहब जी जनाब। अच्छा चंद साहब, अभी आपको अभी जो है ना, लोग ज़रा बेसब्रे से हुए हैं पीटीआई से, और ऑपोजिशन जो है वो बार बार जो है वो अटैक पर अटैक कर रही है, और विच वॉज एक्सपेक्टेड कि जनाब ये अटैक्स होंगे, क्योंकि ऑपोजिशन किसी जगह पे भी पीटीआई की हुकूमत को नहीं छोड़ेगी और वो हर कदम पे उनको क्रिटिसाइज करेगी, अगर बनता है तब भी, नहीं बनता तब भी। लेकिन आप समझते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि टीदिंग प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो गए, जैसे मुझे समझ आती है टीदिंग प्रॉब्लम्स तो अब ख़त्म हो जानी चाहिए, 3 महीने गुजर गए। अब इश्यूज ये हैं कि जो एड्रेस करना चाह रहे हैं पीटीआई वाले जिस तरीके से चीज़ों को, वो ये है कि अगर कोई फिगर फज किए गए थे, या कोई अगर दो नंबर फिगर्स बताए गए थे लोगों को इकॉनमी के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में, तो वो चाहते ही हैं कि एक वंस फॉर ऑल सारी चीज़ें सीधी कर लें और फिर हकीकत जो है अवाम को बताई जाए। दिस इज़ द पीटीआई वर्जन। अब ये ऐसा हो पाएगा, और उस वक़्त तक लोग क्या समझ पाएंगे कि इतने लंबे अरसे तक वो जितना उन पे बोझ पड़ रहा है उसको ले सकेंगे? देखें जी, 2 चीजें हैं इकोनॉमी में। असल प्रॉब्लम ये है कि मैं समझता हूँ कि जब लोग फैसले करने वाले हैं, अगर उनके अपने इंटरेस्ट हो इस इकोनॉमी में, उनके अपने जाती कारोबार हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हो, उस जगह पे इकोनॉमी में फिर फजिंग भी होती है, फिर मामलात सीधे नहीं होते। वो पॉलिसीज फिर लोग जाती फायदों के लिए बनाते हैं या दोस्तों के फायदों के लिए, मुल्क के फायदों के लिए काम बनती है। अलमिया ये रहा है। लेकिन अब इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि खान साहब का, क्योंकि ना कोई अपना कारोबार है इस किस्म का और ना उनके मेजॉरिटी दोस्तों का, जिन दोस्तों का है कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं समझता हूँ वो भी प्रिवेल नहीं करेगा, वो भी खान साहब उसको कंट्रोल करेंगे और पीटीआई कंट्रोल करेगी। करना पड़ेगा, वरना कोई फर्क नहीं नजर आएगा लोगों को। रह की बात इकोनॉमी की फजिंग की, राना साहब लोग बिल्कुल बेचैन है, लोगों का हक बनता है बेचैन होना, लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लोगों ने वोट दिए हैं तब्दीली के लिए, लोगों ने वोट दिए हैं, पुरानी लीडरशिप को रिजेक्ट किया है कि नई लीडरशिप आएगी और हमारे मसाइल रातों रात हल हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रातों रात मसाइल ना हल हो सकते हैं, ना ऐसा होता है। लेकिन लोगों को एक तब्दीली नजर आनी चाहिए, जो वाज़िया नजर आनी चाहिए। वो तब्दीली अभी तक लोगों को नजर नहीं इसलिए आ रही कि मुल्क के मसाइल बड़े गमगीर हैं, और मैं समझता हूँ कि इन गमगीर मसाइलों में अपोजिशन की तनकीद बिल्कुल उनका हक है। इस पे मुझे तो कोई इतराज नहीं है कि वो तनकीद क्यों ना करें, तनकीद करना उनका हक है। लेकिन ऐसी तनकीद जिसमें जो पार्लियामेंट के फायदे में हो, जो जमहूरियत के फायदे में हो, जो सिस्टम के फायदे में हो। और अब मैं समझता हूँ कि 100 दिन गुजर गया है, डायरेक्शन की अब बात क्लियर हो गई है, अब उसमें कोई बहाना नहीं रह गया। और आने वाले चंद दिनों में इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी आएगी और लोगों को कुछ रिलीफ भी मिलेगा, और लोगों को ऐसी देर पा पॉलिसीज मिलने चाहिए कि इदारे मजबूत होने चाहिए। आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो, आपका जुडिशियल सिस्टम हो, आपके जो भी इदारे हैं
मैं समझता हूँ इदारे जब प्रॉपर वर्किंग शुरू कर देंगे तो फिर लोगों को बुनियादी मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि सारी रिलीफ जो है कितने अरसे तक मिल सकेगी? आप कृष्णा क्या समझती है कि लोगों को राना रिलीफ? साहब, ये जमहूरी प्रोसेस एक होता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इस पे कोई टाइम नहीं होता, लेकिन लोगों को नजर आ जाता है, नीयत भी नजर आ जाती है, लोगों को एक्शन भी नजर आ जाता है और उसके फ्रूट्स भी नजर आ जाते हैं। अच्छे फ्रूट्स हो तब भी नजर आ जाते हैं, बुरे फ्रूट्स हो तब भी नजर आ जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है चंद दिनों की बातें होती है। ओके, सो आप समझती हैं कि कृष्णा बीबी के रिलीफ मिलेगा लोगों को और अनकरीब मिलेगा, या आप? अभी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोगों को ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि हम तब्दीली लेके आएंगे, महीने में लेके आएंगे, 3 महीने तक लेके आएंगे, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। और ये तो उल्टा, जो मुल्क के जो हालात थे वो और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, हमारी मैशियत और ज़्यादा, और हमारी जो पैसे की जो वैल्यू है बहुत बहुत नीचे गिर गई है। डॉलर 142 में जाके पहुंचा है, जो जरदारी दौर में। पीटीआई वाले कहते हैं ना, आप लोगों ने, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने, उनकी गवर्नमेंट ने और आपकी गवर्नमेंट ने इसको आर्टिफिशियली रोक के रखा हुआ था डॉलर। नहीं रोक के, अगर हम ये ऐसे ही होता और वही सारे खजाने अगर खाली होते बाकी तो मुल्क ना चलता। हम लोग चला रहे थे, पार्टी नून लीग भी चला रहे थे, पीपल पार्टी भी, उसमें डॉलर 107 रुपये, 6 रुपये 7 रुपये जहाँ तक चल रहा था। तो लेकिन मसला ये है कि उनको चलाना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खजाने खाली होते हैं तो वो गवर्नमेंट नहीं चलाते। नून लीग के जाते ही अगर पीटीआई वो ये आती है और इनके पास खजाने खाली होते हैं तो पाकिस्तान कैसे चल रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे ख्याल में आप बता दें चंद साहब, कैसे चल रहा था जी, जो हमें समझ आती है। पाकिस्तान चल रहा था, पाकिस्तान चंद ऐसे दोस्त थे जो खुद तो अमीर होते गए और पाकिस्तान गरीब हो गया। जब उन्होंने सियासत शुरू की तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज वो अरबपति लोग हैं। पाकिस्तान ऐसे चल रहा था और यकीनन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ बड़ा बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और अल्लाह करे कि ये मुल्क, इस मुल्क में ना वसाइल की कमी है, ना इस मुल्क में कोई काबिल लोगों की कमी है, ये बात ना नहीं है, सिर्फ नीयत की कमी है, सिर्फ कमिटमेंट और विजन की कमी है, और वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे आने वाले दिनों में। तो मेरे ख्याल में मायूसी की कोई बात नहीं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं जी, एक मिनट जी चंद साहब, व्हाट यू आर सेइंग इज दैट मायूसी की कोई बात नहीं, मायूसी खत्म होनी चाहिए। और ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है, इसका भी हाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि हर चीज के ऊपर, खा कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, खा लोन्स हो, खा फजिंग हो, खा इकोनॉमी के मसाइल हो, खा करप्शन का हाईलाइट होना हो, या अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, हर चीज के ऊपर जब पार्लियामेंट में डिबेट होगी तो ये जो पैनिक क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में, ये कैसर साहब बेहतर समझते हैं कि पैनिक स्टॉक एक्सचेंज को भी नुकसान देती है, फिर वो डॉलर को भी नुकसान देती है, और ये पैनिक खत्म तब भी होगी जब पार्लियामेंट फंक्शनल होगी। कैसर साहब जी, व्हाट्स योर इनपुट ऑन दिस वन जी? जी जी देखिए, जरा थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। टाइम आपको 5 साल दिया, 35 साल टाइम दिया आपको। जी 35 जी जी दिया है, तो मैं बताता हूँ ना हमने 5 साल में क्या किया है। लेकिन ना वही तो बताना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुन लीजिए जरा गौर से। आपने बड़ा क्रिटिसाइज किया, हमारे ऊपर क्रिटिसाइज किया, और जैसे चंद साहब ने कहा अपोजिशन का काम होता है कि क्रिटिसाइज करें। असल में इन्होंने तैयारी नहीं की। मैं खुद फाइनेंस कमेटी में सब डिबेट करते रहे, इन्होंने तैयारी नहीं की। देखिए ये हमें कहते रहे कि हम कर्जे लेके या हमने आर्टिफिशियली रोका हुआ था। अब देखिए हमारे 5 साल में डॉलर 98 से 105 तक आया, या 110 तक आया। अभी जितना हमने 10 या 15 रुपए डॉलर बढ़ा है, क्योंकि कोई इंटरिम गवर्नमेंट में बाकी कुछ बढ़ा है, तो ये आते ही इन्होंने 15-20 रुपए तो बढ़ा दिया 4 महीने में। अब देखिए इंडिया इस वक्त 72 रुपए का डॉलर है, हमारा 140 रुपए के करीब हो गया है, डबल आधा हो गया है इंडिया रुपी से हमारा, ये कभी नहीं हुआ। अच्छा ये 5 साल में हमने क्या किया? हमने जब शुरू किया तो रेवेन्यू, कुल जो एफबीआर का रेवेन्यू था, जो टैक्स था, वो 1942 अरब था, हमने उसको 3900 अरब तक पहुंचाया। अब ये उसको डबल करें ना, और ये कहते थे कि हम 7000 कर देंगे। देखिए ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट थी इनके बकौल, और ये नेक परवीन लोग हैं, सब बड़े भले लोग हैं, और बिल्कुल काम, असल में तैयारी तो है नहीं। अभी ये बात ये मुझे बताएं ना, रिजल्ट ये दें कि अगर ये ठीक हैं तो अगर करप्शन रुक गई है तो कोई रेवेन्यू बढ़ना चाहिए टैक्स का।
पहला जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो टारगेट में भी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने 7,000 अरब तो क्या करना है, और 7,000 अरब होना चाहिए, मैं खुद एग्री करता हूं, क्योंकि इंडिया में 16% उनकी कौमी आमदनी का टैक्स है, हमारा 12% है, तो 4% का जो फर्क है वो 2,000 अरब रुपए का फर्क है, वो बढ़ना चाहिए ताकि गरीब आदमी के लिए हम कोई रोजगार के मौके पैदा करें, हम उनके ऊपर ज्यादा अखराजात करें। तो बजाय कि रेवेन्यू बढ़ने के 3 महीने में रेवेन्यू टारगेट से पूरा नहीं हो रहा, जीडीपी ग्रोथ जो होती है ना, जो ग्रोथ होती है, जो मईशत में नमू होती है, वो हम 5.8% छोड़ के गए हैं। आज अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक और सारे वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह रहे हैं कि इस साल 4 हो जाएगी, तो 5.8 और 4 में तकरीबन 2,000 अरब रुपए का फर्क है। तो लोगों के जेब में कम आएगा, जो लोगों के जेब में कम आएगा। मुझे ये बताइए कि महंगाई का जो बुरा हाल है, जो महंगाई हमने कर दी है, और ये कहते हैं हमने रोके रखा, ये कहते हैं हमने कर्ज लेके रोका। मैं अब कर्ज का आपको बताऊं, थोड़ी सी अगर और मुझे टाइम दे देना तो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। जो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जो आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ था जिस तरीके से इकॉनमी को, या इकॉनमी की डेफिनेशंस जो आप लोग बता रहे थे, वो चेंज कर रही है PTI की हुकूमत। सो दिस इज देयर वर्जन, क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेशन करके दिखाएं जी, बातें तो बहुत उन्होंने कर ली, ठीक है, वो वर्जन है वो गलत है। मैं आपको एज इकोनॉमिक को समझते हुए मैं आपको बताऊं, वो वर्जन सिर्फ हमारा नहीं है, वो वर्जन IMF का भी है, वो वर्जन वर्ल्ड बैंक का भी है। कॉलर से एक ले लूं, शफीक साहब से बात कर लूं। आपको मेरी आवाज आ रही है वैसे कैसर साहब, आती है आपको मेरी आवाज, या बीच में गुम तो नहीं हो रही? मैं टेक्निकल, अच्छा ठीक है। जरा एक शफीक साहब है मेरे साथ कॉलर में, उनसे बात कर लूँ। जी शफीक साहब। मैं शफीक बोल रहा हूँ मोहम्मद मुशर्रफ खंड से जी। अच्छा जी, एक सवाल है छोटा सा, ये नून लीग हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, अभी ये कह रहे हैं कि 100 दिनों में ये हमें रिजल्ट चाहिए, जबकि इन्होंने 30-40 साल इन्होंने इस मुल्क के साथ खेला है। अभी मीडिया के मतलब वजह से आवाम समझदार हो गई, मगर फिर भी ये अभी भी वो उस तरफ जा ही नहीं रहे कि दूसरे को मौका दे, उनको साथ दे, आवाम पर ही कोई तरस का है। मगर बस वो कहते हैं कि इनके दौर में तो ये हाल, ये जितने भी ये बैठे थे मोअज़्ज़ज़ एक हाल हुआ करता था, अब उस हाल का ये वो हशर नशर कर रहे हैं कि हमें शर्म आ रही। मुझे आज कभी ऑस्ट्रेलिया से फोन आता है, कभी मुझे कनाडा से आता है, यही पूछते हैं कि यार ये हाल आपका, जिसको ये मोअज़्ज़ज़ कहते थे, हम तो चंदा देने के थे, मगर ये तो चलने ही नहीं दे रहे इस मुल्क को, बनेगा क्या? अच्छा जी, चंद साहब, बस ये मेरा छोटा सा सवाल है। चंद साहब से पूछ लेते हैं। चंद साहब, योर टेक ऑन। जी, लोगों को बिल्कुल जो मेरे भाई कह रहे हैं निशारा से, इनकी बात ठीक है, लोगों को बड़ी तशवीश है। ये जब भी खड़े होते हैं माइक पे अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अपने शोर पे, देखें अब इस मुल्क में करप्शन तो हुई है और करप्शन का हिसाब भी देना पड़ेगा। अगर अकाउंटेबिलिटी लॉ ठीक नहीं है, या जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, या जुडिशरी आप कहते हैं, तो इसको ठीक किसने करना था? जो इस मुल्क में इतनी मुद्दत हुक्मरान रहे, जिनके पास लेजिस्लेशन की पावर रही, कानून साजी की, जिनके पास एग्जेक्टिव की पावर रही, वो लोग ही जिम्मेदार हैं। तो अब सच्ची बात है, आज ये 100 दिनों का तो हिसाब इतनी तेज मांगते हैं, पिछले 30 सालों का हिसाब कोई मांगे तो ये तड़पते हैं ना, ये कहते हैं जी ये कौन हमसे हिसाब मांग रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इदारों को इनको चलने देना चाहिए, इदारों की रीवैम्पिंग की जरूरत है। हमारे इदारे तबाह हुए पड़े हैं। देखिए, मुल्क में प्राइवेटाइजेशन हुई, रेगुलेटरी अथॉरिटीज मेन रोल होता है। नेपरा खत्म, पैमरा खत्म, ओगरा खत्म, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मार्केट में कंपटीशन पैदा कर सके, जो मार्केट की इकोनॉमी को, महंगाई को रोक सके, ना कोई सीमेंट वालों के ऊपर, ना गन्ने के ऊपर, शुगर मिलों के ऊपर, SCCP, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी फंक्शन किसने तबाह की? पिछले 30 सालों में तबाह हुई। तो अब इस मुल्क में कंज्यूमर के लिए, आम आदमी के लिए, जो कारपोरेट सेक्टर है, जो दौलतमंद लोग हैं, उनके ऊपर रेगुलेट करने के लिए जब अथॉरिटीज नहीं होगी, जब इदारे प्रॉपर फंक्शनल नहीं होंगे, तो क्या मार्केट में काम होगा? तो ये मैं समझता हूँ मोनोपोलीज है, कार्टेल है इस मुल्क में, माफियाज चला रहे हैं इस मुल्क को, और माफियाज आहिस्ता आहिस्ता ही टूटेंगे। माफियाज को तोड़ना, राणा साहब, कोई 100 दिन का या 200 दिन का काम नहीं है। ये माफियाज बनते बनते 30-35 साल लगे हैं। और वो देखें, वही एक भाई MNA, दूसरा भाई CSP अफसर, तीसरा भाई इंडस्ट्रियलिस्ट, चौथा भाई कोई फौज में जर्नल, कोई ब्रिगेडियर, कोई जज, एक गैंग अप हो गए लोग।
तो ये गैंग अप जो हुए हैं इनको तोड़ना पड़ेगा। इनके इंटरेस्ट एक है, बेशक नस्लें मुख्तलिफ हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मकसद इनका एक है और वो मकसद अवाम के लिए बेहतर नहीं है, वो अवाम का खून निचोड़ने का मकसद है। उस गैंग अप को तोड़ना पड़ेगा और Okay. वो जो एक सो कॉल्ड माफिया है उसको तोड़ना पड़ेगा जो बिजनेस टाइकोन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ आज तक करते रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये टाइम लगेगा। आज खान साहब आम बंदे की बात करते हैं तो ये हंसते हैं, क्योंकि आम जब ना तो उन्होंने सीमेंट के कारोबार की फैक्ट्रियों की बात की, ना शुगर मिलों की बात की, तो जब आम कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि आम काश्तकार कैसे तरक्की करेगा, किसान जो छोटा किसान है Okay, fair 5 enough एकड़ जी। का। I got your point, चंद साहब। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है कि जनाब इतने अरसा लोगों ने हुक्मरानी की, यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ ने हुक्मरानी की और वो उनके जो बड़े उनके यहाँ पे वो उनके यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे उनके सारे लोग पेनिट्रेट हुए हुए हर जगह पे, और उनको चेंज करने में या उनको उखाड़ने में, उनकी रूट्स को उखाड़ने में या उनको आगे भी पीछे चेंज करने में वक्त लगेगा। थोड़ा सा एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी करूँगा, आपकी कॉल्स भी लूँगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी। नदीम अफजल चंद साहब, एक चीज़ समझा दें। आई अंडरस्टैंड आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, आपकी बात में वज़न है कि जनाब जिन लोगों ने यहाँ पे 30-35 साल हुकूमत की है वो उनको अपनी जड़ों से उनको अपरूट करना, इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन जो है ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते आप लोग, और उसमें वक्त लगेगा और चीज़ें दुरुस्त करने में भी वक्त लगेगा। बट एट द वेरी सेम टाइम जो मासेस हैं जिन्होंने वोटिंग की है, जो वोट दिए हुए हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना या उनको अपोजिशन जो है उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकती है और कर रही है। सो उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो सकता है। सो आई पर्सनली थिंक कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जिस पे अमल कर रही है इस वक्त हुकूमत वो तो नज़र आ रही है, एक मिड टर्म स्ट्रेटजी और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी साइमल्टेनियसली इवॉल्व करने की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक सो जी? देखिए जी, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन राणा साहब कई दफा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी जो है वो फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को ओवर रूल कर देती है और फिर उसके सम्राट सामने नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे बुनियादी चीज है वो है इदारों की रिवैम्पिंग। आप इदारे से जैसे लोग जब जाते हैं उनको एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम चाहिए ताकि अदालतों में इंसाफ मिल सके, उनको बिजली का सिस्टम ठीक चाहिए, उनको हेल्थ का सिस्टम ठीक चाहिए, उनको एजुकेशन का सिस्टम ही गलत होगा तो आप स्कूलों की हालत ही गलत होगी। तो आप कैसे बच्चों कहते हैं कि हम लिटरेसी रेट रातों रात, ये महीने 2, 4, 5 महीने, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी नहीं रही। इन लोगों ने तो सिवाय पुलें बनाने के और कर्जे लेकर सड़कें बनाने के, चंद सड़कें, वो और कोई काम नहीं आई किया। अंडरस्टैंड इदारे तो ह्यूमन कोई रिसोर्स इदारा पे तो बनाया इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं की, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, ह्यूमन लाइफ पे नहीं की इन्वेस्टमेंट सर, नहीं की, इदारा नहीं बनाया, एजुकेशन पे आम आदमी इन्वेस्टमेंट की नहीं की जिंदगी गई। तब्दील करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल ठीक है, आम हेल्थ पे आदमी नहीं को इन्वेस्टमेंट तहफ़्फ़ुज़ हुई देने की कोशिश नहीं जी। की, आम आदमी को इज्जत नफ्स उसका नहीं बढ़ाया ताकि वो फख्र महसूस करे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा भी हक है इस मुल्क के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर, इस बड़े बड़े पोश एरियो पे मेरा भी हक है, अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाना मेरे बच्चों का हक है। ये ऐसे कोई मौके नहीं मुहैया हुए। ये मैं समझता हूं कि नहीं ऐसे इदारे बन सके, नहीं ऐसी पॉलिसीज बन सकी, एडॉकिज्म पे मुल्क चलता रहा है। और अब भी अगर हम एडॉकिज्म पे चलाएंगे तो यकीन जानिए वाह वाह तो हो जाएगी 2-4 दिन, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क फायदे में नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ है चंद साहब, एक सवाल है और वो सवाल ये है कि देखिए इट्स हाई टाइम, क्योंकि 2-3 माह गुजर गए और मेरे ख्याल में नया बयानिया सामने आना चाहिए पीटीआई की हुकूमत का, और पुरानी जो हुकूमतें हैं या पुराने जो गलत कारियाँ हुई हैं हुकूमत में, जो लोग रहे हैं उन्होंने जो यहाँ पे गड़बड़ की है, उन पे ब्लेम देने के बजाय मेरे ख्याल में थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करना चाहिए और आगे चलना चाहिए पीटीआई की हुकूमत को, क्योंकि ब्लेम गेम से बाहर निकलना मैं चाहिए। एग्री करता हूँ, ब्लेम एक हद तक होता है, लेकिन अब आगे बिल्कुल वे फॉरवर्ड होना चाहिए और आने वाले दिनों में हर मिनिस्ट्री में वे फॉरवर्ड आपको नजर आएगा। जिसमें नजर नहीं आएगा वो मैं समझता हूँ उसके ऊपर पीएम साहब या पार्टी एक्शन लेगी। ठीक है, मैं 1 मिनट एक कॉलर ले लूँ जी। गुलाम साहब है नवाबशाह से। जी गुलाम साहब, गुलाम साहब आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
राना मुबशिर साहब। जी बोलिए, कोई सवाल करना चाहेंगे आप? जी जी, मैंने कृष्णा कुमारी मैडम से सवाल करना है। करें जी करें, जल्दी करेंगे, वक्त कम है। जी करे भाई, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा सवाल ये मैडम कृष्णा कुमारी मैडम साहिबा से कि हम वोट दे के जो है कैंडिडेट को जितवाते हैं, एमएनए की सीट पे इनको भेजते हैं, और उसके बाद भी हम लोगों के मसाइल हैं, शुगर मिल्क के रेट वगैरह, और प्लस जो है ऑयल एंड गैस कंपनीज में जो हमारे मुलाजिम हैं उनको परमानेंट नहीं किया जाता। 15-15 साल 20-20 साल अगर 15 साल से 20 साल से आप उन्हीं लोगों को वोट दे रहे हैं और वो अभी तक कंफर्म नहीं हो रहे, तो क्यों दे रहे हैं वोट आप? जी, यही सीएम सिंध मुराद अली शाह से भी हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि भाई क्यों जो है हम लोग। हैरत तो मुझे आप पे है, मुझे तो मुराद शाह पे हैरत नहीं है, मुझे आप पे हैरत है। मुझे आप पे हैरत है, आप कह रहे हैं 15 साल हो गए, अगर आपके मसाइल हल नहीं हुए तो फिर आप उन्हीं लोगों को वोट दे के वापस ला रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम तो आपकी है। आप जो वोट दे रहे हैं उन लोगों को बार बार, आप लोगों का इशू है, उनका इशू नहीं है जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं। हमेशा जो है ना सर, एक्सक्यूज मी, हमेशा ये लोग आते हैं, हम लोग वो कहते हैं कि भाई हम लोग अगर हमेशा आते हैं तो मसाइल 2 हल इलेक्शन करें। हो चुके हैं मेरे भाई। आप 2 इलेक्शन में अगर आपके प्रॉब्लम नहीं हल हो रहे और आप फिर भी वोटें दे रहे हैं, तो इनका इशू नहीं है, सियासतदानों का इशू नहीं है, वोट देने वालों का इशू है, आप लोगों का इशू है। बिल्कुल, ये तो आप राइट पे हैं, मगर बिल्कुल सर ठीक है जी। अच्छा जी, कृष्णा बीबी को जवाब देना चाहेंगी? मैं आगे चलूँ जी। बस मैं भी यही कह रही हूँ कि लोग अगर यही वजह होती तो लोग वजह अवाम के पीपल पार्टी के साथ ना होते। पीपल पार्टी पहले से भी ज्यादा वोट ले रही है और सीटें भी ज्यादा ले रही है। अगर अवाम की सपोर्ट है और पीपल पार्टी अवाम के साथ है, तभी आगे मतलब इस तरह वो आगे तरक्की हो रही। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। ये आप नहीं कह सकते ऐसे। चले, अच्छा जी, कैसर साहब लास्ट रिमार्क्स चाहिए मुझे आपसे। कोई आपके पास सोल्यूशन है? क्योंकि देखें पीटीआई हुकूमत ने जो 3 महीने गुजारे, उसमें पुरानी जो गवर्नमेंट्स थी उन पर ब्लेम करते रहे। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि वो ब्लेम बनता भी था उन गवर्नमेंट्स पे। पीटीआई की हुकूमत ठीक करती रही, लेकिन अब आगे थोड़ा सा चलने की ज़रूरत है और पीटीआई हुकूमत को कोई स्ट्रेटजी बताने की ज़रूरत है कि आगे स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से हल करेंगे मसाइल लोगों के। सो वो एक कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आने चाहिए, स्लोली आए, ग्रेजुअली आए, लेकिन आने शुरू होने चाहिए। क्यों, आप एग्री करेंगे या नहीं जी? कैसा, क्विकली जी। जी राना मुबशिर साहब, पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने वोट लेके, एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, हम विश करते हैं कि कामयाब हों, क्योंकि इनकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी ये है। तो आपका एक आए हैं सेंटेंस है हुकूमत में, टिपिकल जी, एक लेकिन टिपिकल इनकी सेंटेंस आप यूज डायरेक्शन, करते हैं, चलने फिर भी नहीं जो देते आप। हमें चाहिए ना, हम तो यही चाह रहे हैं कि असेंबली में इनको ये डिबेट जो हो रही है ना, खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इकानमी, चार्टर ऑफ इकानमी बनाएं और इस पर डिबेट करें। हमारे पास कई किस्म के आइडियाज हैं जो अपोजिशन और आपको रोका किसने जी? इनका करें ना होमवर्क फिर आप। नहीं है इनका। मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं अभी आपको बताता हूं कुछ बातें। मसलन होमवर्क इनका है नहीं। अब ये सर होगी ना, 10 दफा वो बात होगी, होमवर्क है नहीं, आगे चले ले रहे हैं। अब मुझे जरा मौका तो दें राना साहब प्लीज। ये हमें कहते थे आप कर्जे ले रहे हैं। अब ये जो डिवैल्यूएशन की है 90 अरब डॉलर का फॉरेन कर्जा है, उस पे 1500 अरब नया कर्जा चढ़ गया, 1500 अरब रुपए। इसी तरह ये जो इन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ाया है 6% से 10% हुआ है, उससे दो तकरीबन 1000 अरब रुपए जो हमारा आपके पास सोल्यूशन क्या है? अरब लोकल कर्जा था, मुस्लिम लीग नून के पास 50% उस पर बढ़ गया।